हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका। आज हम लोग अपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट के थर्ड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। इसमें सबसे पहले आता है कि बिहेवियरिस्ट कैसे आया। जब सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लागू होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हमारी एजुकेशन फील्ड में भी ये अप्रोच आने लगी। तो हम लोग अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो अप्रोच हैं उस पर फोकस करेंगे। टीचर्स जो होते हैं उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की हेल्प करके उनके बिहेवियर को चेंज करना। अब बच्चे का बिहेवियर किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है? बच्चे का पूरा बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। जैसे जो बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, जैसी चीज़ें सीखता है, जैसी बातों को ऑब्ज़र्व करता है, वो सारे उसके क्या होती हैं, बिहेवियर में आती रहती हैं। टीचर्स का काम क्या होता है कि बच्चे के जो पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनका यूज़ करके बच्चे के बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, बिहेवियरिज्म जो वर्ड था सबसे पहले वॉटसन ने यूज़ किया था, जिन्होंने एक छोटे से बच्चे पे अपनी रिसर्च की थी उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। वॉटसन की थ्योरी जो थी वो एक अनएथिकल अप्रोच थी, इसलिए उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को डराकर उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की थी। इसके बाद बहुत सारे हमारे बिहेवियरिस्टिक और भी आए, पैवलॉव, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे। हम लोग अपनी साइकोलॉजी में यूजीसी नेट का जो सिलेबस है यूनिट 3 उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सारी थ्योरीज। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और कमेंट के थ्रू पूछिएगा। अगर कुछ लग रहा हो कि कोई और चीज़ें ऐड होनी चाहिए या कोई और अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ सजेशन भी दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है वो हमारे बिहेवियर पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी, कौन फोकस करता है? बीएफ स्किनर। ठीक है, हम लोग आगे भी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसके बाद कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स होता है कि जो हमारे माइंड का फंक्शन होता है, मतलब हमारे जो माइंड की फंक्शनिंग या प्रोसेसिंग होती है, मेंटल एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं? कॉग्निटिव में। इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें होती हैं जो मेंटल एक्टिविटी के थ्रू ही हम लोग अपनी नॉलेज या न्यू नॉलेज को इन्हांस करते हैं। ठीक है, सिंपल से वर्ड है कि कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड। माइंड की जितनी एक्टिविटी होती हैं वो कहाँ पे बिलोंग करती हैं? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म belongs to creating something new by old experiences and new observation। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? जैसे अपने लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का काम होता है सबके घरों में। क्या होता है कि हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, हमारे यहाँ नए ऑब्जर्वेशन हैं, उन सबको मिला के जब कोई न्यू नॉलेज या न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, मतलब हमने कुछ नया बनाया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नॉलेज कभी भी किसी को दी नहीं जा सकती है, वो केवल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। बच्चे खुद कहीं ना कहीं से सीख के न्यू नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेट के सिलेबस में यूनिट 8 में दिया गया है उसमें कौन कौन सी थ्योरी पे फोकस किया गया है? बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। बिहेवियरिस्टिक में हम लोगों को बीएफ स्किनर और कॉग्निटिव में जीन पियाजे, ऑसवेल, ब्रूनर,
कंस्ट्रक्टिविट में वाइगोत्स्की के ऊपर डिस्कस करना है। सारी पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर की थ्योरी सबको ही पता है, कौन सी होती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर किस पे? स्किनर भी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पे बिलीव करते थे, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि कोई भी हमारा जो रिस्पॉन्स है उसके लिए स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। उनका मानना था कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के लिए स्टिमुलस का होना ज़रूरी नहीं है। ना हम स्टिमुलस का वेट कर सकते हैं कि स्टिमुलस मिलेगा तब हम उस चीज़ पे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो ये मेनली रिस्पॉन्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज़ नॉट ए विक्टिम ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब जो इंसान है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमेशा नहीं चलता है। कभी कभी होता है कि वो, जैसे एग्ज़ाम्पल में हम लोग ये लोग भी देख सकते हैं, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट आए हैं, उसमें क्या हुआ है, कैसे कैसे बच्चे जो फुटपाथ पर रहते थे या जिनको कोई सुविधाएं नहीं थी, उन लोगों के परसेंटेज रिजल्ट कितना अच्छा गया है। या कभी कभी सुना है कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। तो यही उनके एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट से मतलब करती हैं बिलोंग, लेकिन ये नहीं कि सारी चीज़ें ही इन्वायरमेंट के थ्रू ही निकल के आती हैं, ठीक है। बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग रेनफोर्सेस हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव क्या हो गया? हम लोग कोई बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ नया ऐड कर रहे हैं अगर उसमें, तो हो गया पॉजिटिव। अगर बिहेवियर को चेंज करने के लिए कोई चीज़ उसमें से हटा रहे हैं, मतलब उस निकाल रहे हैं, तो वो हो गया निगेटिव, ठीक है। इसके बाद इन्होंने रिस्पॉन्स के भी दो टाइप बताए हैं, इलिसिटेड एंड इमिटेटेड। इलिसिटेड क्या हो गया कि जो हमारा पहले से ही स्टिमुलस हम लोगों को पता होता है कि ये चीज़ होगा। जैसे हम लोग रनिंग करने जाते हैं तो पता है कि रनिंग करने पे पसीना निकलेगा ही, ठीक है। इमिटेटेड क्या होता है कि अननोन। अननोन कैसे हो गया कि हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, मतलब लेने कोई चीज़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे मार्केट में देखते हैं ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। लड़कियों की थोड़ा ज़्यादा ये सब होता है कि चलो ये भी ले लें, घर के लिए ये भी सही है, अपने लिए। या लड़कियां शॉपिंग करने जाती हैं, उसमें भी हो जाता है कि एक चीज़ जाओ तो 3-4 चीज़ें अपने आप ले लेते हैं, मतलब कि उसमें कोई अननोन चीज़ होती है, पहले से हम लोग डिसाइड करके नहीं जाते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये क्या, इसलिए इनकी जो थ्योरी है पूरी तरह स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं है, रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू भी बताया गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर कुछ पूछना तो ज़रूर पूछिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट में क्या होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, वो हो गया रेनफोर्समेंट। इसके बाद पनिशमेंट, बिहेवियर पनिशमेंट मतलब एक निगेटिव वे में हो गया, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव वे में हो गया, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसके बाद पनिशमेंट को भी पॉजिटिव एंड निगेटिव। रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, जैसे क्लास में किसी बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, कभी क्या हुआ कि उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो टीचर क्या करता है कि उसको बोलता है कि आप कर सकते हो, अगली बार फिर से ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कहीं पे कोई कमी रह गई हो, मतलब बच्चे को एक पॉजिटिव फीडबैक टाइप का देना जिससे कि वो डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। निगेटिव में क्या हो गया, निगेटिव को अब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केप हो गया और एक्टिव अवॉइडेंस। स्केप में क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे स्केप में क्या होता है कि हम लोग अलार्म वगैरह लगाते हैं,
है ना। तो उस अलार्म बार बार बज के रह जाता है, तो क्या करते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं जिससे कि वो बार बार ना बजे। मतलब कोई चीज़ हमारे बिहेवियर को चेंज करने के लिए एकदम गायब ही कर दी जा रही है। तो क्या हो रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग उस टाइम पे उठेंगे, हो जाता है ना ऐसे कोई कोई चीज़ें निगेटिव उसमें रिमूव कर दी जाएं। ठीक है। एक्टिव अवॉइडेंस में क्या होता है कि हम लोग जो कोई चीज़ें कोई अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, जैसे पेपर एग्ज़ाम, अपना यूजीसी नेट का ही एग्ज़ाम है, सारे बच्चे मेहनत करते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने जल्दी से हमारा नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पनिशमेंट में क्या होता है, पनिशमेंट पहले से ही निगेटिव बताया कि मतलब निगेटिव व्यू में जाता है। ठीक है। पनिशमेंट पॉजिटिव हो गया, इसके बाद निगेटिव हो गया। पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे हो गया कि कोई बच्चा है, उसको मतलब जैसे अपना कोई घर का ही एग्जाम्पल लेते, कोई छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं, उनको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उनको बोलते हैं कि अगर तुम ज़्यादा शैतानी करोगे तो तुमको चॉकलेट नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि शैतानी देना कम कर देते हैं। बच्चे वैसे कभी कम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। जैसे निगेटिव पनिशमेंट में क्या हो गया कि बच्चे को डांट के, मतलब एकदम बहुत रूडली उससे बात करना कि तुम ये चीज़ नहीं मान रहे, मतलब एक प्यार से वो चीज़ को हैंडल कर लेना, एक निगेटिव वे में डांट देना या कुछ भी। यहाँ पे लिखा हुआ अभी पॉजिटिव मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, निगेटिव मतलब हो गया अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट मतलब हो गया इंक्रीज बिहेवियर। ठीक है। पनिशमेंट मतलब क्या हो गया, डिक्रीज बिहेवियर। इसके मतलब बिल्कुल रिमूव कर दिया हमने स्टिमुलस को। ठीक। अवॉइड मतलब अवॉइड कर दिया उस चीज़ को कि हम ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। ठीक है। इतना समझ में आया। ठीक है। अब हम लोग अपना आगे की थ्योरी देखते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी सबने ही पढ़ी होगी, सीटेट में, हमारे टेट में और यूजीसी नेट में। कोई भी एग्ज़ाम शायद टीचिंग का ऐसा नहीं है जहाँ पे जीन पियाजे को ना पूछा जाए। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन माइंड पे वर्क किया था, उसकी जो फंक्शनिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, उस पर वर्क किया था। इन्होंने अपने खुद के ही जो उनके 3 बच्चे थे उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने उनको बचपन से ही ऑब्ज़र्व किया था कि मतलब उनकी माइंड की क्या फंक्शनिंग होती है, उसको जानने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने बहुत सारा तो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने देखा कि ह्यूमन माइंड जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुछ खुद से ही पहले से ही चीज़ें होती है ना, स्कीमा जिनको बोला जाता है, जैसे हाथ के मूवमेंट हो गए। ठीक है। सेंसरी मूवमेंट हो गए, जैसे आँखें इधर उधर करना, या सकिंग हो गया। ठीक है। ग्रेस्पिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या होता है कि जो हमारे पहले से स्कीमा है उनको फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में जब हम आते हैं तो उन स्कीमा को कैसे हम नए जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेट करके और अदर चीज़ें मतलब एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीखते हैं। तो वो सारा आ जाता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग में। ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हमारे एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। इसके बाद पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस भी दिए थे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये सब हम लोग यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं डेविड ऑसवेल। डेविड ऑसवेल भी थे जो पियाजे से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने, इनकी जो थ्योरी थी उसको मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला जाता था। मतलब इन्होंने पियाजे से काफ़ी चीज़ें
ऑब्ज़र्व करके अपनी नई थ्योरी बनाई थी। इनका मेनली है कि इन्होंने फोकस किया था कि बच्चे जितने ज़्यादा वर्बल एंड टेक्सचुअल मतलब पिक्चराइज वाली चीज़ें जितना ज़्यादा देखते हैं उससे वो ज़्यादा अपनी नॉलेज इन्हांस करते हैं, मतलब उतना ज़्यादा उनका माइंड वर्क करता है। ठीक है, इन्होंने अपना एक मॉडल भी दिया था, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है, ये हमारे शायद बीएड के सिलेबस में भी है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इनकी थ्योरी को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। इन्होंने मेन पिक्चराइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, इसके बाद अपने आते हैं ब्रूनर। ब्रूनर ने क्या, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे वर्क किया था। इन्होंने अपने थ्योरी में 3 स्टेजेस पे ज़्यादा फोकस किया था, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, ये सारी लर्निंग थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो है कि मतलब लर्निंग थ्योरी से ही हम लोग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी सारी यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग ये सारी थ्योरी पता होंगी तभी हम लोग कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है और यूनिट 3 में तो और भी डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, हम लोग अपना यूनिट 3 जब करेंगे तो इसको पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, मतलब मोटर रिस्पॉन्स, मोटर स्किल्स जो जैसे पियाजे में स्कीमास थे ऐसे इसमें मोटर रिस्पॉन्सेज बच्चों के ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आइकॉनिक स्टेज, उसमें क्या होता है बच्चे पिक्चर से या कोई आइकन हो गया उसके थ्रू करना सीखते हैं। सिम्बॉलिक में वो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है कि इनएक्टिव फेज जब बच्चा बहुत छोटा है अपने मोटर स्किल्स का यूज़ करता है। जैसे पियाजे में स्कीमास बताए गए कि वो अपनी सेंसरी ऑर्गन या मोटर स्किल्स का यूज़ करता है कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए। बच्चे छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, एकदम से कहीं उनके साथ कुछ बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, कहीं एकदम से फेंक देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आइकॉनिक आता है, मतलब बच्चे पिक्चर के थ्रू सीखने लगते हैं। क्या होता है कि जैसे जो बच्चों की बुक्स भी देखी होंगी आप लोगों ने, उसमें क्या होता है कि ए फॉर एप्पल लिखा है तो वो बहुत बड़ा सा दिया होता है एप्पल, कि बच्चे को अलग से उसका शेप प्लस उसका कलर सारा कुछ समझ में आए। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो एप्पल और बॉल में ही फ़र्क नहीं कर पाते। तो आइकॉनिक में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा इमेजेस के थ्रू बच्चे नॉलेज को इन्हांस करने लगते हैं। इसके बाद सबसे बाद में आता है सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक मतलब सिम्बल्स का यूज़ करने लगते हैं। सिम्बल्स मतलब लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक स्पायरल के रूप में चलता है और ब्रूनर ने स्पायरल करिकुलम के बारे में भी बताया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे के कॉग्निटिव प्रोसेस में एक कहते हैं स्पायरल जैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं लेव वाइगोस्की, जिन्होंने पूरा अपना फोकस सोशल इंटरेक्शन। उनका मतलब है कि बच्चा जितना सोसाइटी में रहेंगे उतना ही ज़्यादा सीखते हैं अपने कल्चर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फ्रेंड से, अपने फैमिली से, इन सारी चीज़ों से जितना इंटरेक्ट करते रहेंगे बच्चा उतने ही ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है पर्सनल स्पीच। इनका मतलब है कि बच्चे को कुछ चीज़ें अकेले ही अटेम्प्ट करने देनी चाहिए। जैसे एकदम से उन्हें तुरंत सलूशन नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एकदम से बताएंगे तो वो खुद सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, उनको खुद करने दें, गलत करेंगे सही करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनके मन में आइडिया क्रिएटिविटी इन्हांस होगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है, ये इन्होंने यहाँ पे फिगर बना के दिखाया गया है कि सबसे पहले बच्चे कुछ चीज़ें अपने आप करेंगे, फिर क्या होता है कि टीचर उसको स्कैप फोल्डिंग वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। स्कैप फोल्डिंग मतलब होता है कि बच्चे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक मतलब गाइड करना, और लेकिन सारी चीज़ें बच्चे को खुद करने देना।
जिससे क्या होता है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। मतलब टीचर गाइड करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा कि ऐसे करना है ऐसे, लेकिन सारी चीज़ बच्चा खुद करेगा। ठीक है, तो यही जो हमारा एरिया बोला गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे खुद नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके प्लेटफॉर्म के बाहर ही होते हैं। जैसे कोई बच्चा है अभी उसको मतलब बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग का शौक़ है, तो ऑपरेशन कैसे कर लेगा। ठीक है, कोई छोटे बच्चे हैं मैथ के सॉल्यूशन जो एमएससी या बीएससी क्लास के वो नहीं लगा सकता, तो वो सारे आगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से जो बाहर की चीज़ें होगी वो सारी उसमें आ गई। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग यहीं पे अपना लेसन ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हमारा ए पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को प्लीज़ कुछ पूछना तो पूछिएगा, कोई सजेशन देना तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ अभी सीख ही रही हूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम लोग MCQs भी करेंगे, अपना एक टॉपिक जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद MCQs भी करेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।